शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल अपने पति की रोमांटिक बातें सुनने के लिए बड़ा बेताब था। हर लड़की का होता है। मैंने तो अपनी शादी के हवाले से बड़ा कुछ सोच रखा था कि निखिल मेरे कमरे में आएगा, मेरे पास बैठेगा, मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। मैं अपनी आज की रात यादगार बनाना चाहती थी। मैंने रात के लिए इतने सपने सजाए थे कि मैं बता नहीं सकती। जब निखिल मेरे कमरे में आया तो मैं मन ही मन मुस्कुराई थी। दिल में गुदगुदाने वाले ख्याल ने एक अजीब सी हलचल मचाई थी। निखिल मेरे पास बैठ गया, एक नज़र मुझ पर डाली। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो गायब नहीं हो रही थी। वो कहने लगा, कितना बड़ा जुल्म है तुम लड़कियों पर। उसके बाद मेरे लिए कुछ अजीब सी थी। उसे तो मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। मैं उनकी तरफ नज़र उठाकर देखा तो वो मेरे भारी भरकम कपड़ों को देख रहा था। कहने लगा, रूपाली जाओ यार, कपड़े बदल कर आओ। मुझे तो तुम्हें देखकर ही कुछ हो रहा है। पता नहीं तुम लड़कियां कैसे इतने भारी कपड़े पहनकर इतने घंटे तक स्टेज पर बैठकर अपने सब्र का इम्तिहान देती रहती हो। ऊपर से इतनी भारी ज्वेलरी, तुम्हें देखकर तो ना जाने क्यों मुझे अजीब सी दहशत हो रही है। उसके चेहरे पर बड़ी बेजारी सी थी। कहने लगा, रूपाली प्लीज़ पहले तुम यह सब उतारो और एक सादा सा ड्रेस में मेरे सामने आकर बैठो। और यह सुनकर तो मेरा दिल बुझ गया था। मैं 4 घंटे पार्लर में लगाकर सिर्फ निखिल के लिए ही तैयार हुई थी कि वो मुझे देखे और अपने होश खो बैठे, मेरी तारीफ करे, मोहब्बत के शब्द बोलकर मुझे सराबोर कर दे। लेकिन उसकी बेजारी और लापरवाही देखकर मैं ना जाने कैसे अपने आंसू रोके हुए थे। मैंने कहा, निखिल इतनी जल्दी क्या है, कमरे में एसी चल रहा है ना, मुझे तो गर्मी नहीं लग रही है। मेरी बात सुनकर निखिल की आंखें हैरत से फैली थी। कहने लगा, लेकिन मुझे तो उलझन हो रही है ना। रूपाली जाओ ये सब उतारो, ये कपड़े और सब कुछ, और एक सादा सी ड्रेस पहन कर आओ। मैंने तो ना जाने क्या क्या सोच रखा था कि वो अपने हाथों से मेरी चूड़ियाँ उतारेगा, मेरे माथे की बिंदिया को अपने प्यार भरी बातों के बीच अपने हाथों से हटाएगा, मेरी तारीफ करते करते वो मेरे सारे जेवरात उतारेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे तो दोस्तों ने भी पहली रात के बारे में बड़ा कुछ मुझे बता रखा था कि पति शादी की रात प्यार का इजहार करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन निखिल तो बिल्कुल वैसा ना था। खैर मेरा दिल बुझकर रह गया था। मैं बेड से उठकर खड़ी हुई, अपना भारी लहंगा संभालती अलमारी के पास आई थी और अलमारी खोलकर कपड़े निकालकर मैं बाथरूम में चली गई। मैंने अपने कपड़े बदले, अपना मेकअप साफ किया। मैं मेकअप धो रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तो पार्लर वाली की जान खा ली थी कि देखो बहुत ही अच्छा मेकअप करना, कि मेरा पति मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो जाए। पार्लर वाली मेरी बातें सुन सुनकर हंस रही थी। जब तक वो मुझे तैयार करती रही मेरी जबान चलती ही रही थी कि मैरून कलर की लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा सूट करती है। देखो तुम जूड़ा मत बना देना, चोटी ही बनी रहने दो, और बालों पर कलियों के गजरे जरूर लगाना। अपनी एक एक चीज़ उतारते हुए मुझे ये सारी बातें याद आ रही थी। तब आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। जब मैं बिल्कुल सादगी से आकर निखिल के सामने बैठी तो वो कहने लगा, शुक्र है आप कुछ इंसान लग रही हो, इससे पहले तो बिल्कुल कार्टून लग रही थी। निखिल ने मेरा हाथ थामते हुए हंसकर यह बात कही थी, लेकिन उसकी बात पर मैं गुस्से के मारे खोल कर रह गई थी। धीरे धीरे निखिल मेरे करीब आने लगा था। उसने अपने पति होने का फर्ज भी पूरा किया था, लेकिन फ्री होने के बाद वो करवट बदल कर सो गया था। लेकिन मैं चाहती थी कि वो मुझसे बातें करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कहने लगा, रूपाली शादी के हंगामों में तुम भी थक गई होगी और मैं भी बहुत थक गया हूँ। ऐसा करो, आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। मेरी वो रात बड़े ही फीकी फीकी सी गुजरी थी, क्योंकि निखिल ने आम मर्दों की तरह मेरी तारीफ नहीं की थी और ना ही अपनी बेताबी का इजहार किया था जैसा कि मैं सोचे बैठी थी। शादी की सुबह जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर बाहर लॉन में बैठे हुए थे और मेरी सास उनके बराबर में बैठी थी। मेरे ससुर ने मेरी सास की कलाई पकड़ी हुई थी और उनके कान में ना जाने क्या बात कह रहे थे। ससुर कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो आज भी मुझ पर जादू जगाया रखता है। रात को तुम इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि निखिल नहीं बल्कि मेरी शादी है। सच पूछो तो दिल की बेकरारी तो बड़ी मुश्किल से संभाला था कि नहीं भाई, मेरा बेटा जवान हो गया है। यह कहना था कि मेरी सास ने अपनी कलाई ससुर के हाथ से छुड़ाई और कहने लगी, बड़े ही है आप। उनकी नज़र शायद मुझ पर गई थी। मैंने फौरन से नज़रें झुका ली। ससुर ने जब मुझे देखा तो हंसने लगे।
कहने लगे, आओ बेटा, अब तो तुम हमारे ही घर का हिस्सा बन गई हो, इसलिए खुद को आदी बना लो। हम दोनों बूढ़े बुढ़ियाँ तो ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। मैं अपने सास ससुर के पास आई और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। मेरी सास ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। कहने लगी, रूपाली इतनी जल्दी कैसे उठ गई? अभी तो सिर्फ 9 बजे है। अरे भाई, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि बहू सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठे और सबके साथ नाश्ता करे। जब तुम्हारा दिल हो उठ जाया करो, किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निखिल मेरा इकलौता बेटा है, हमारे घर में किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, बस मैं खुद ही उठकर आ गई थी। मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ बैठकर समय गुजारना चाहिए। यह बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ यह तो अच्छा किया। मेरी सास भी कहने लगी कि चलो नौकरानी नाश्ता बना रही है, मैं जाकर देख कर आती हूँ कि नाश्ता अभी तक क्यों नहीं बना। फिर वो मुझसे पूछने लगी, निखिल कहाँ है? मैंने कहा, वो तैयार होकर आ रहे हैं। मेरे ससुर कहने लगे, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सुबह उठकर तुम कमरे से बाहर आ जाऊंगी और निखिल तुम्हें आने देगा। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी तब तो यह रिवाज था कि 7 बजे ही सबके साथ नाश्ता करना होता था, लेकिन ऐसे सख्त माहौल में भी मैंने तो अपनी ही मनमानी की थी। 10 बजे से पहले मैं अपना कमरा नहीं खोलता था। वह सब लोग मेरा कमरा खटखटाकर ठक्कर बाज आ जाते थे। यह बातें बताते हुए जोर से हंस पड़े थे। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था, लेकिन मैं उनकी बात सुनकर कुछ शर्म सी महसूस करने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे ससुर बहुत ही मनमोजी टाइप का इंसान है। दूसरे यही बात थी कि वो मेरी सास के दीवाने थे। वो अब भी मेरी सास से ऐसे ही मोहब्बत से बात करते जैसे कि नई नई शादी में पति पत्नी एक दूसरे के दीवाने होते हैं। लेकिन उनके उलट निखिल ऐसा नहीं था। मैं निखिल के लिए सजती संवरती तैयार होती, लेकिन वो मुझ पर बस एक ही सरसरी नज़र डालकर हटा लेता। मैं खुद ही ठीठ बनकर पूछते रहती, निखिल मैं आज कैसी लग रही हूँ? यह कलर मुझ पर कैसा लग रहा है? वो बस एक ही नज़र मुझ पर डालता और कहता, ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैं यह समझ नहीं पाती थी कि आखिर ऐसा क्यों करता है। मैं उसे जुनूनी की मोहब्बत चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह बेताब होकर मेरे पास आए, मेरी तारीफ करे, वो मेरा हाथ पकड़े और मुझे अपने करीब करने की कोशिश करे। मैं शर्मा जाऊँ, पीछे हटूँ, लेकिन वह जबरन मुझे अपने करीब करे, मेरे गले से बाहें डाले, मेरी तारीफ करे और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊँ। ऐसे ही नोक झोंक से भरी जिंदगी में खूबसूरत से रंग भर जाते हैं। जैसा कि मेरे ससुर कहते थे, वो तो मेरी सास का बहुत ही ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि मेरी सास को खाने पीने की भी ऐसी वैसी कोई चीज़ खाने से रोक देते थे जो उनके लिए नुकसानदायक होती थी। शॉपिंग पर जाते हैं तो एक एक चीज़ अपने हाथों से उठा उठा कर देते हैं। कहते हैं, निर्मला यह तुम पर बहुत अच्छी लगेंगी। उसके उलट निखिल से मैं 100 बार पूछती किसी चीज़ के लिए तो निखिल कहता, जो तुम्हें पसंद हो उसको ले लो, तुम्हारी मर्जी है, अपनी मर्जी से पहनो। उसकी ऐसी बातों पर मेरा दिल बुझकर रह जाता था। मैं चाहती थी कि निखिल मुझे अपनी पसंद की चीज़ें पहनाए और फिर मेरी तारीफ करे, लेकिन वह ऐसा नहीं करता था। एक बार शाम के समय बारिश होने लगी। मेरे ससुर अपने कमरे में थे। मेरी सास ने जब बारिश देखी तो कहने लगी, रूपाली बेटा देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा, जी मम्मी जी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई और कहने लगी, मुझे यह मौसम बहुत पसंद है। मेरी सास के चेहरे पर खुशी के सारे रंग नजर आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बेहद पसंद थी। हम दोनों ही सास वो आंगन में आ गए और बारिश का आनंद उठाने लगे। मगर अचानक ही ऊपर खिड़की से ससुर ने देख लिया। वहीं से मेरी सास को पुकारने लगे, कहने लगे, निर्मला तुम तेज बारिश में क्या कर रही हो? यह कहकर उन्होंने खिड़की जोर से बंद कर दी। मेरी सास कहने लगी, लो अब आ गई मेरी सामत। मैंने कहा, क्यों मम्मी जी? वो कहने लगी, बस तुम्हारे पापा जी को मेरी बड़ी चिंता रहती है। कहते हैं बारिश में रहूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। मेरी सास अभी यही बातें कह रही थी कि मेरे ससुर नीचे आंगन में आ गए और मेरी सास को छूने लगे। निर्मला तुम्हें कब समझ आएंगी? जानती हो ना, बारिश का पानी तुम्हारे सर पर आ जाए तो तुम्हें छींकें आना शुरू हो जाती है और फौरन से बुखार भी चढ़ जाता है। मेरे ससुर के हाथ में तौलिया थी जो उन्होंने फौरन मेरी सास के सर पर रखा और उनका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ लेकर आ गए थे। मैं भी उनके पीछे पीछे ही आ गई थी। उन्होंने जल्दी से मेरी सास को सोफे पर बिठाया और उनके सर को तौलियों से पोंछने लगे।
ताकि उनके गीले बाल सूख जाए। मेरी सास तब तक छींके मारने लगी थी तो मेरे ससुर कहने लगे, देखा ना, मुझे इसी बात का डर था। तुम्हें जरा भी अपनी परवाह नहीं है, अजीब हो तुम। यह देखकर मेरा दिल एक बार को धड़का था कि काश कभी निखिल भी मेरे साथ ऐसी ही मोहब्बत का इजहार करे। अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हैं। मेरे ससुर कहने लगे, निर्मला, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो देखो मैं भी तुम्हारे बिन मर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, आप क्यों इतनी सी बात को इतना बड़ा कर रहे हैं? कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैं बारिश में नहाने चली गई थी। सास की बात सुनकर ससुर कहने लगे, तुम्हें क्या पता, मैं भुगत चुका हूँ ना तुम्हारी बारिश में नहाने वाली आदत को। खबरदार, जो तुमने फिर से बारिश में नहाया, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें अपने पास से उठकर नीचे जाने दिया। ससुर ने मेरी सास का बाजू पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाते हुए कहा था। कहने लगे, जल्दी आओ, तुम्हारे कपड़े बदलवाना पड़ेंगे। मुझे तो यह डर है कि कहीं तुम्हें बुखार ही ना हो जाए। मैं तो अपने ससुर को देखकर खामोश सी रह गई थी। काश की ऐसी मोहब्बत निखिल भी मेरे लिए दिखाता। सास ससुर की इतनी गहरी मोहब्बत की वजह एज डिफरेंट भी था। मेरी सास मेरे ससुर से 10 साल छोटी थी। शायद इसलिए मेरे ससुर मेरी सास के इस उम्र में भी दीवाने थे। थोड़ी देर बाद निखिल भी भीगता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। मुझे देखकर कहने लगा, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। ऐसे समय में अगर पकोड़े और साथ में चाय मिल जाए तो मज़ा ही दुगना हो जाए। देखो, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, तुम फटाफट से पकोड़े चाय बना लो। यह कहकर वो फौरन से सीढ़ियाँ चढ़ गया था और मेरा दिल तो टूट गया था। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, पानी से तो मैं भी भीगी हुई थी, लेकिन उसे तो मेरी परवाह ही नहीं थी। उसे तो बस ये था कि वो फटाफट से फ्रेश होकर आए और मैं उसके लिए चाय पकौड़े टेबल पर सजा दूँ, मगर उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। क्या था कि वह मुझसे कह देता कि तुम भी भीगी हुई हो, जाओ पहले कपड़े बदलो, कहीं बीमार ना हो जाओ। लेकिन नहीं, वो तो मुझसे लापरवाह था। उसे तो शायद पता भी नहीं होगा कि मैं बारिश में भीगी खड़ी हूँ या सूखी खड़ी हूँ। उसने तो ध्यान नहीं दिया होगा। मैं गुस्से में किचन में आकर पकोड़े बनाने लगी। चाय और सैंडविच भी बनाकर सब कुछ टेबल पर रख दिया। जब तक मेरे सास ससुर और निखिल अपने कमरों से निकले आए थे, मैं सब कुछ टेबल पर सजा चुकी थी। निखिल ने यह सब देखा तो कहने लगा, वाह ज़बरदस्त। यह कहकर वो खाने लगा। मुझे लगा शायद वो मेरी तारीफ ही कर देगा, लेकिन उसका व्यवहार तो ऐसा ही था, एकदम ठंडा सा। एक बार निखिल जल्दी ऑफिस से घर आ गया था। मैं उस समय तैयार थी। मेरा मूड था कि वह मुझे कहीं बाहर ले जाए। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा, निखिल, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वह कहने लगा, नहीं यार, आज नहीं, आज मुझे अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना है। ऐसा करो, तुम अपनी सहेलियों को फ़ोन कर लो, उनके साथ चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। वह कहने लगा, देखो रूपाली, मैं अपने दोस्तों से वादा किया था, नहीं गया तो वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तुम फिलहाल अपने दोस्तों के साथ कहीं चली जाओ, मैं तुम्हें 3-4 दिन के बाद कहीं ले जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे नहीं जाना। मेरा दिल बुझ गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उस आदमी को जरा भी परवाह ना थी। हालांकि वह यह जानता है कि मैं रो रही हूँ। कहने लगा, एक तो तुम औरतों के पास यह बड़ा हथियार मौजूद होता है कि छोटी सी बात हुई नहीं कि तेसुओ बहाने शुरू कर देती हो। यार, मैं तुझे समझा तो रहा हूँ कि दोस्तों के साथ चले जाओ। मैं अपने दोस्तों को कमिटमेंट कर चुका हूँ, मैं उसे नाराज़ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें 2-4 दिन में कहीं घुमाने ले जाऊंगा। यह कहकर वह चला गया था। अगर मेरे ससुर होते तो कभी भी मेरी सास की आंखों में आंसू देखकर अपने दोस्तों में ना जाते। इतनी मोहब्बत करते थे वो मेरी सास से। काश कि मेरी शादी भी बड़ी उम्र के आदमी से हो जाती, जिसके पास पत्नी के साथ समय गुजारने के लिए फुर्सत होती। धीरे धीरे मेरे ससुर मेरे आइडल बनने लगे थे, क्योंकि वह वैसे ही मोहब्बत करते थे जैसी मोहब्बत मैं अपने पति से चाहती थी। हालांकि 2-4 दिन बाद निखिल मुझे बाहर ले गया था, लेकिन फिर भी रोमांटिक सफ़र था। गाड़ी चलाते हुए वह अपने दोस्तों की ही बात कर रहा था, फ़ोन पर, और फ़ोन काटने के बाद भी वह अपने दोस्तों की ही बात करता। हाँ, मुझे खाना भी खिलाया, लेकिन वापसी पर अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहा या अपने ऑफिस के बारे में बातचीत करता रहा। एक बार भी उसने मेरी तारीफ नहीं की थी। यह नहीं कहा था कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं बुझी बुझी सी रहने लगी थी। और उधर मेरे ससुर का ये हाल था कि वो मेरा भी लिहाज नहीं करते थे और मेरे सामने ही मेरी सास के करीब होने लगते और अपने पुराने दिनों की बातें दोहराने लगते, जो शायद उनकी बहुत ही रोमांटिक गुजरी थी। कहने लगते थे कि तुम्हारा हुस्न से तो कभी मन ही नहीं भरता निर्मला, जब तक तुम्हारा हुस्न जवानी पर रहेगा मेरी गुस्ताखियाँ तो यूं ही जारी रहेंगी, चाहे मैं दादा ही क्यों ना बन जाऊँ। सास ससुर के अलावा घर में कोई
था ही नहीं, इसलिए मुझे उन्हीं के साथ उठना बैठना पड़ता था। और जैसी बातें मेरे ससुर मेरी सास से करते थे, वो बातें सुनकर मेरे दिल में बेकरारी से बढ़ने लगती थी। ऐसी बातें तो मेरा दिल भी सुनना चाहता था। मेरे कान भी ऐसी बातों के लिए तरस गए थे कि कोई मुझे भी मोहब्बत का इजहार करता, ऐसा ही प्यार करता जैसे मेरे ससुर मेरी सास से करते हैं। मैंने सोचा कि शायद निखिल से कतराना शुरू कर दूँ तो उसे मेरी कदर हो। मैं उसके पीछे पीछे रहती हूँ, इसलिए उसे मेरी कदर नहीं है। एक बार निखिल मुझसे कहने लगा, चलो आओ, तुम्हें मायके ले जाओ, काफ़ी दिनों से तुम नहीं गई हो। मैंने कहा नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी या ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे लगा था शायद निखिल पूछेगा क्यों नहीं जाना, वजह बताओ। तो मैं उसे नफरत दिखाऊंगी, उससे कहूंगी कि वो मेरे साथ रूखा व्यवहार रखता है, इसलिए मैं उससे नाराज़ हूँ। शायद वो मुझे मनाएगा। उसने जो कहा मैं सुनकर हैरान रह गई। वो कहने लगा, चलो ठीक है, तुम खुद चले जाना। उसने तो बात ही खत्म कर दी थी। मैं बुझे दिल के साथ कमरे से बाहर निकली थी। मेरे सास ससुर का कमरा खुला हुआ था। मेरे ससुर मेरी सास के बालों में कलियों के गजरे लगा रहे थे, कानों में सरगोशियाँ कर रहे थे, जिस पर मेरी सास मुस्कुरा रही थी और बार बार मेरे ससुर की छेड़छाड़ पर उनके हाथ पीछे कर रही थी कि आप कब सुधरेंगे, अपनी उम्र देखें और अपने काम देखो। मेरे ससुर कहने लगे, दिल जवान होना चाहिए, उम्र का कुछ नहीं होता। एक बार मेरी सास मेरे ससुर से कहने लगी कि वो अपनी बहन से मिलने जाना चाहती है। 2 साल हो गए हैं लेकिन वो एक बार भी उनके घर नहीं गई। मगर ससुर कहने लगे कि तुम वहाँ चले गई तो मेरा क्या होगा, मैं तो तुम्हारे बिना दीवाना सा बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना 2 घंटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनकर मेरे दिल में भी ख्वाहिश हुई थी, काश मेरी शादी किसी ऐसे ही आदमी से हो जाती जैसे कि मेरे ससुर थे। मैं तो खुद को खुशनसीब समझती। एक मेरा पति है, उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं रहती है। कहता है जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, अपनी लाइफ एंजॉय करो और खुद भी अपने दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करना। और एक मेरे ससुर है जिन्हें मेरी सास के बगैर 2 घंटे रहना पसंद नहीं है। मैं अपने ससुर से इस कदर इम्प्रेस हो चुकी थी कि अंदर ही अंदर कहीं मुझे ये इच्छा होने लगी कि वो मेरी सास को छोड़कर मेरी तारीफ करने लगे। जैसे मोहब्बत का इजहार मेरे सास से करते हैं वैसे ही शब्द मेरे कान भी सुना करे। अब मैंने अपने ससुर के आगे पीछे फिरना शुरू कर दिया। उनका हर काम मैं अपने हाथों से करने लगी। हालांकि ये सब काम मेरी सास करती थी। जैसे ही वह लॉज में आकर बैठते, मैं फटाफट से चाय बना लाई और अपने ससुर के सामने रख दी। मुझे चाय के कप के साथ देखकर वह कुछ हैरान हुए थे। कहने लगे, निर्मला किधर है? मैंने कहा कि मम्मी जी को छुट्टी भी दे दे, कब से वो आपकी सेवा कर रही है, मुझे आपकी सेवा का मौका दे। यह सुनकर वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वह क्या है कि मुझे उसी के हाथ की चाय पीने की आदत पड़ गई है। मैंने कहा, मैं भी बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, आप पीकर तो देखे। उन्होंने चाय का सिप लिया तो फौरन बोले कि तुम्हारे हाथों में भी तुम्हारी सास के जैसे जादू है, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। अगर तुम्हारी सास होती तो मैं उसके हाथ जरूर चूम लेता। यह कहकर उन्होंने चाय का कप ऑटो पर लगा लिया। मैं अपने हाथों को देखने लगी जिन्हें आज तक मेरे पति ने पकड़कर अपने ऑटो पर लगाकर स्पर्श नहीं दिया था, कभी मेरी तारीफ नहीं की थी। मेरे सास जब कमरे से बाहर आई तो ससुर को चाय पीते देखा तो कहने लगी, शुक्र है आपने आज अपनी बहू के हाथ की चाय पी ली, वरना मैं यही सोच रही थी कि आप बाहर आओ और आपके लिए मैं चाय बना कर लाऊं। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वह बहुत थकी थकी है। ससुर कहने लगे, अब ये मत समझना कि तुम्हारी छुट्टी हो गई, आज तो यह बना कर ले आई तो मैंने चाय पी ली, लेकिन आगे से चाय तुम ही बना कर दूंगी। अरे जो मज़ा तुम्हारे हाथों में है वो किसी और के हाथों में कहाँ। अब जब भी मेरे ससुर घर आते मैं भागी भागी उनके पास चली जाती, उनके हाथ से सामान पकड़ लेती क्योंकि घर का राशन वही लाते थे। फटाफट शरबत का गिलास बनाकर उन्हें पेश कर देती। वह जब मेरे हाथ से गिलास लेकर पी लेते लेकिन फौरन ही निर्मला निर्मला पुकारने लगते। फौरन से मेरी सास को बुलाकर कहते कि तुमने क्या बच्ची के सर पर अभी से जिम्मेदारियां डाल दी है। अरे भाई कितनी बार कहा है, जब मैं बाहर से आता हूँ तो सबसे पहले मुझे अपना चेहरा दिखाया करो, और तुम हो कि कमरे में बैठी रहती हो। मेरी सास को आजकल शाम होते ही हल्का हल्का बुखार हो जाता था। उम्र का तकाजा भी था। मैंने कहा, पापा जी आप क्यों मम्मी जी के पीछे पड़े रहते, मैं हूँ ना, मम्मी जी को आराम करने दे। तो कहने लगे, ठीक है करे आराम, वैसे भी वह करती क्या है, सारा घर तो तुमने संभाल रखा है, बस उसे मुझे ही तो संभालना होता है, इस पर इसके नखरे है। मेरी सास कहने लगी, आपको संभालना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है।
उस पर मेरे ससुर की शोखियाँ और भी चरम पर जाने लगती और ऐसे जुल्मे कहने लगते कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर ये ख्वाहिश भी जागने लगी कि मुझसे भी कोई ऐसे ही शब्दों में बात करता, ऐसे ही मोहब्बत करता। मेरे अंदर के जज्बात मेरे काबू से बाहर होने लगे थे। मैं रात रात भर अपने ससुर की बातों को सोचती रहती और उनकी बातें याद करके अपने दिल को सुकून पहुंचाने की कोशिश करती रहती कि मेरी सास कितनी खुशनसीब औरत है। लेकिन शायद मैं नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी तो रूखे सूखे ही गुजरने वाली थी। निखिल बहुत ही अलग टाइप का इंसान था। उसे पत्नी बस कुछ ही घंटे के लिए अच्छी लगती थी, फिर वह यूँ होता जैसे उसका मेरा कोई संबंध ही ना रहा हो। वह कहता कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। ये क्या होती है शादी? एक दिन जब मैंने अपने कमरे में बैठी थी तब मुझे किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान थी कि यह कौन है जो सिसकियों से रो रहा है। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई तो मेरी सास फोन पर किसी से बात करते हुए सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, संजना मैं क्या करूं? मेरी आंखें तरस गई है तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पति का मेरे पति से झगड़ा है, इसलिए वो तुम्हें कभी भी मेरे घर आने नहीं देंगे। हालांकि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्हें ऐतराज नहीं है कि मैं तुमसे मिलने के लिए जाऊं, लेकिन वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। कहते हैं कि निर्मला मुझे कोई समस्या नहीं है तुम्हारी बहन के घर जाने पर, लेकिन तुम्हारे जीजा मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। 4 घंटे के लिए तुम जाऊंगी और मैं यहाँ पर इतनी देर के लिए सूली पर लटक जाऊंगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हारा चेहरा देखने को। जब से मुझे पता चला है कि तुम बीमार हो, तुम नहीं जानती कि मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हारे लिए। वह अपनी बहन से बात करके फुट फुट कर रो रही थी। मुझे देखकर उन्होंने फौरन से फ़ोन काट दिया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, पापा जी कहाँ हैं? तो कहने लगी, अपने कमरे में है। मैंने कहा, मम्मी जी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? वह कहने लगी, बेटा तुमसे क्या छुपाना, मेरी बहन बहुत बीमार है और मेरा दिल तड़प रहा है कि मैं उससे जाकर मिलूं। लेकिन उसके पति और तुम्हारे ससुर से किसी बात पर झगड़ा हो गया है और वो उनसे नाराज भी है, इसलिए उसका पति तुम्हारे ससुर को अपने घर में आने नहीं देगा। मुझसे मिलने पर तो उसे कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन तुम्हारे ससुर को तुम जानती हो कि उनका मिजाज कैसा है। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आप तो बहुत ही खुशनसीब है जो आपको पापा जी जैसे पति मिले हैं। वह कहने लगी, खुशनसीब? यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कहने लगी, खुशनसीब तो तुम हो, मैं तो तुम्हें बड़े ही हसरत भरी नज़रों से देखती हूँ। शुक्र है कि निखिल अपने बाप की तरह नहीं है। यह सुनकर मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा। वो कहने लगी, देखो ना, तुम आज़ादी से अपनी माँ के पास जाती हो, 2-3 दिन तक रहकर आती हो, अपनी बहनों से मिलने जाती हो, ड्राइवर के साथ भी चली जाती हो, अपनी सहेलियों के साथ जाती हो, मार्केट भी जाती हो, घूमती फिरती हो। तुम्हें आने जाने की आज़ादी हासिल है। मुझसे पूछो, जब से मेरी शादी हुई है मोहब्बत के नाम पर बड़ी बड़ी सजाएं झेल रही हूँ। ठीक है, औरत मोहब्बत चाहती है, लेकिन मोहब्बत एक हद तक ही अच्छी लगती है। हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सांस लेना दुर्भर हो जाता है। तुम्हारे ससुर की मोहब्बत ऐसी ही है, दम घोटने वाली, पाबंदियों से भरी हुई। उम्र के साथ साथ औरत का मिजाज बदलने लगता है, मोहब्बत की शिद्दत में कमी आने लगती है और मर्द भी बदल जाते हैं। लेकिन तुम्हारे ससुर नहीं बदले। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी आज़ादी से अपनी माँ के पास जाऊँ, अपनी बहन भाइयों से मिलूँ, लेकिन तुम्हारे ससुर मुझे अपने अलावा किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करते। मुझे जहाँ जाना होता है मैं तो तुम्हारे ससुर के साथ ही जाती हूँ, मैं उनके बगैर कहीं भी नहीं जा सकती। यह कहकर मेरी सास फुट फुट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम नहीं जानती मैंने ज़िंदगी में किस तकलीफ में गुजारी है। मोहब्बत ऐसी नहीं होती कि आप किसी को बांध कर रख लो। फिर वो कहने लगी, मैं अपनी मर्जी से कुछ खा भी नहीं सकती। तुम्हारे ससुर कहते हैं ये मत खाओ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, या फिर कहेंगे कि यह खाने से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, यह खाकर तुम बीमार हो जाऊंगी। अपनी मर्जी से मैं बारिश में नहा भी नहीं सकती। कहते हैं तुम बीमार हो जाऊंगी। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं तुम्हें पसंद नहीं है। मैं तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। क्या ये होती है मोहब्बत और ये होती है शादीशुदा ज़िंदगी? मैं अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी। जिस ज़िंदगी की मैं ख्वाहिश कर रही थी वो तो बहुत ही तकलीफ भरी थी। शुक्र था कि निखिल ऐसा नहीं था। मुझे अब अपने पति की कदर हुई थी, जो कहता है कि हर इंसान को आज़ादी से जीने का हक है। ठीक है, हम पति पत्नी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे पर हर वक्त पाबंदी लगाते रहे और हर वक्त एक दूसरे के ऊपर सवार रहे। शायद मैं निखिल की मोहब्बत को समझ ही नहीं पाई थी। उसकी मोहब्बत से भरे छोटे छोटे जुमले मुझे कभी नज़र ही नहीं आए थे।
मैं तो शायद अपने ससुर की तेज तूफानी मोहब्बत के किस्से सुन सुनकर वैसे ही मोहब्बत जानने लगी थी। लेकिन अब मैंने भगवान का धन्यवाद किया था कि मेरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। अब मैं निखिल में ही मोहब्बत तलाश करने लगी थी और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि निखिल मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत तेज तूफानी नहीं थी, गहरी मोहब्बत थी। धीमी शांत बहती नदी की तरह उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्रमंद झलकती थी, मोहब्बत झलकती थी। लेकिन वो कभी जताता नहीं था, वो मेरी हर बात का ख्याल रखता था। मैंने सोते हुए निखिल की तरफ बहुत ही प्यार से देखा था और निखिल के माथे पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। मेरे हाथों का स्पर्श पाते ही निखिल ने आंखें खोली थी। मुस्कुराते हुए पूछने लगा, क्या हुआ रूपाली, नींद नहीं आ रही? मैंने ना में सर हिला दिया तो उसने मुझे खींचकर अपने पास लेटा लिया और धीरे धीरे मुझे थपकाने लगा। मैंने सुकून से निखिल के सीने पर सर रख दिया था। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।